साल था 1972। वेस्ट जर्मनी के म्यूनिख शहर में समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। ये ओलंपिक्स जर्मनी के लिए काफी खास थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पहली बार था कि ओलंपिक जैसे एक बड़े स्पोर्ट्स इवेंट को जर्मनी होस्ट कर रहा था। दुनिया भर की 121 कंट्रीज की टीम्स इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने आई थी, जिसमें इजराइल की भी टीम थी। 26 अगस्त को ओलंपिक्स की शुरुआत होती है, बट इसके अगले ही हफ्ते 5 सितंबर की सुबह पैलेस्टीनियन ब्लैक सितंबर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के 8 मेंबर्स ओलंपिक्स विलेज में घुस जाते हैं। ओलंपिक्स विलेज एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स होता है जो यूजुअली स्टेडियम के आसपास बनाया जाता है जब दूसरी कंट्री से आए प्लेयर्स ठहरते हैं। अंदर घुसते ही ये 8 टेररिस्ट इजरायली टीम के प्लेयर्स और कोचेस को बंदी बना लेते हैं। अगले 18 घंटे तक इन आतंकियों और जर्मन पुलिस में मुठभेड़ होती है, जिसके बाद सभी इजरायली होस्टेजेस मारे जाते हैं। ये इंसिडेंट पूरी दुनिया को हिला के रख देता है और खास करके इजराइल को, जो अपने 11 सिटीजन्स को खो देता है। पर फिर शुरू होती है तलाश हर उस व्यक्ति की जो इन्वॉल्व होता है इस किलिंग्स में। आने वाले 20 सालों में मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स के द्वारा कई सारे पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को दुनिया भर की कंट्रीज में ढूंढ ढूंढ के मारा जाता है। क्या है ये पूरी कहानी म्यूनिख मैसेकर की, चले जानते हैं आज की इस वीडियो में। One of the darkest chapters in Olympic history continues to haunt us. The Munich Olympic Games attack. Thrust into the unfolding tragedy of the Israeli hostage crisis. The attack on the Israeli team turned the Olympic Games into a tragic chapter of German history. Germany failed in front of live cameras and hence before the eyes of the whole world, live and in color. दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है इजराइल की फॉर्मेशन से। 1948 में जब इजराइल बना तो पैलेस्टीन समेत कई सारे अरब देशों ने मिलकर इजराइल पे अटैक कर दिया, बट इजराइल ये जंग जीत जाता है और कई सारी पैलेस्टीनियन विलेजेस को खाली करा के उन पे कब्जा कर लेता है। इन्हीं में से 2 पैलेस्टीनियन विलेजेस इक्रित और बीरम को इजरायली डिफेंस फोर्सेस के द्वारा कब्जाया गया था और इसी का बदला लेने के लिए 8 पैलेस्टीनियन टेररिस्ट जो लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के रिफ्यूजी कैंप में रहा करते थे, इजरायली टीम पर एक प्लान्ड अटैक करते हैं। इन 8 टेररिस्ट के नाम थे लुतीफ आफिफ, जिसका कोड नेम था ईसा, यूसुफ नाजल, जिसका कोड नेम था टोनी, आफिफ अहमद हामिद, जिसका कोड नेम था पुलाओ, खालिद जावेद, जिसका कोड नेम था सैला, मोहम्मद सफेदी, जिसका कोड नेम था बेडरन, अहमद चिक था, जिसका कोड नेम था अबू हाला, एडनन अल गैशी, जिसका कोड नेम था दिनावी, और अल गैशी का कजन जामल अल गैशी, जिसका कोड नेम था सैमिर। 5 सितंबर की सुबह ये 8 टेररिस्ट इजरायली प्लेयर्स के अपार्टमेंट वाले एरिया में घुस जाते हैं। सबसे पहली भिड़ंत होती है यूसुफ गटफ्रेंड से, जो कि रेसलिंग रेफरी थे, वेटलिफ्टिंग कोच तुविया सोकोलोवास्की और रेसलिंग कोच मोश विनबर्ग से। मोश इन टेररिस्ट का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, पर टेररिस्ट मोश के चीक्स पे शॉट करके दूसरी इजरायली प्लेयर्स के रूम में ले जाने के लिए फोर्स करते हैं। मोश इन टेररिस्ट को रेसलिंग और वेटलिफ्टिंग टीम की तरफ ये सोच के ले जाते हैं कि रेसलर्स टेररिस्ट पे बारी पड़ेंगे और मुकाबला करके हथियार छीन लेंगे। पर दोस्तों, उस वक्त सुबह के 5 बजे थे, हर कोई नींद में था और ऐसा कुछ भी नहीं होता। टेररिस्ट इन सभी इजरायली प्लेयर्स और कोचेस को कब्जे में ले लेते हैं। मोश और दूसरे प्लेयर्स इन टेररिस्ट से मुकाबला करने की कोशिश जरूर करते हैं, बट इस कोशिश के दौरान एक टेररिस्ट मोश पे गोली चला देता है और मोश वही दम तोड़ देते हैं। एक और इजरायली वेट लिफ्टर यूशो रमाओ को उसी वक्त गोली मार के मार दिया जाता है। अब इन टेररिस्ट के पास 9 हॉस्टेजेस थे और 2 लोग ऑलरेडी मर चुके थे। अगले 12 घंटे तक जर्मनी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस इन टेररिस्ट का मुकाबला करने के लिए अपार्टमेंट्स को घेर लेती हैं और नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। दोस्तों, ओलंपिक गेम के कारण इंटरनेशनल मीडिया वहां मौजूद था, जिस कारण ये हॉस्टेज सिचुएशन दुनिया भर में लाइव टेलीकास्ट की जा रही थी। इमेजिन कीजिए क्या हाल हो रहा होगा उन इजरायली फैमिलीज का जो अपने देश के प्लेयर्स को इस तरह हॉस्टेज सिचुएशन में लाइव टीवी पर देख रहे थे। ये टेररिस्ट 234 पैलेस्टीनियन और नॉन अरब को रिलीज करने की डिमांड रखते हैं जो इजरायली जेलों में बंद थे, और 2 वेस्टर्न जर्मनी के इंसर्जेंट्स जो कि रेड आर्मी फैक्शन के फाउंडर्स थे। बट इजराइल किसी भी हॉस्टेज को छोड़ने के लिए साफ इनकार कर देता है। दोस्तों, इजराइल ने हमेशा से टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई है। उनका एक सिंपल रूल है, वो टेररिज्म के सामने झुकेंगे नहीं, उनकी कोई भी डिमांड नहीं मानेंगे और टेररिज्म का जवाब एक्सट्रीम फोर्स से देंगे। इजराइल हमेशा से मानता आया है कि टेररिज्म की बात मान लेने का मतलब है उनके एक्शंस को बढ़ावा देना, और इसी करके वो किसी भी टेररिस्ट डिमांड
डिमांड को नहीं मानते। इजरायली गवर्नमेंट जर्मनी में स्पेशल फोर्सेस भेजना चाहती थी, बट जर्मनी के ऑफिशियल्स साफ इनकार कर देते हैं। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जॉन के कूली ने खुलासा किया था कि नेगोशिएशंस के वक्त जर्मनी ने हॉस्टेजेस के बदले अनलिमिटेड मनी का ऑफर दिया था, बट पैलेस्टीनियन टेररिस्ट के द्वारा इस ऑफर को ठुकरा दिया गया था। जर्मनी के द्वारा इन टेररिस्ट को ट्रांसपोर्टेशन ऑफर की जाती है ताकि मौका मिलते ही जर्मन फोर्सेस इनका सफाया कर पाएं। 2 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इन्हें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाने वाले थे, जहां से ये एक प्लेन में किसी अरब कंट्रीज में भाग सके। एयरपोर्ट पे कई सारे स्नाइपर्स को डिप्लॉय किया जाता है और स्पेशल फोर्सेस को मौका मिलते ही फायरिंग करने की परमिशन दी जाती है। बट दोस्तों, पिछले 18 घंटे से चल रही इस सिचुएशन में अब रात पड़ चुकी थी। पुअर कोऑर्डिनेशन, खराब लाइटिंग और स्पेशल फोर्सेस में मिसमैनेजमेंट के कारण सिचुएशन टेंस हो जाती है। टेररिस्ट जैसे ही हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं, एक स्नाइपर गोली चला देता है जो टेररिस्ट में से एक टोनी के लात पे लगती है। टेररिस्ट पे ओपन फायर कर दी जाती है, जिसमें अहमद चिक था और आफिद अहमद हामिद मारे जाते हैं। अब बचे 6 टेररिस्ट। फायरिंग देख बाकी टेररिस्ट सेफ पोजीशन पर भाग जाते हैं। कुछ हेलीकॉप्टर के पीछे छुप जाते हैं ताकि वो स्नाइपर्स की रेंज में ना आ सके। एक हेलीकॉप्टर में सवार 4 इजरायली हॉस्टेजेस को गोली मार दी जाती है। क्रॉस फायरिंग के दौरान एक आतंकी के द्वारा इस हेलीकॉप्टर में हैंड ग्रेनेड चला दिया जाता है, जिससे 4 इजरायली प्लेयर्स की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। एयरपोर्ट की लाइट्स भी उड़ा दी जाती हैं, जिससे विजिबिलिटी कम हो जाए और जर्मन के स्पेशल फोर्सेस और स्नाइपर्स आतंकियों को देख ना पाए। इस फायरिंग में एक वेस्ट जर्मनी का पुलिसमैन एंथन फ्लिकबर्ग की भी मौत हो जाती है। अगले 1 घंटे तक जर्मन फोर्सेस और टेररिस्ट में ओपन फायरिंग होती है। इस भिड़ंत के दौरान बचे हुए 5 इजरायली प्लेयर्स भी मशीन गन फायरिंग में मारे जाते हैं। 3 टेररिस्ट जर्मन फायरिंग में ढेर हो जाते हैं और बचे हुए 3 टेररिस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है, बट सभी 9 के 9 इजरायली हॉस्टेजेस में से किसी को भी बचाया नहीं जा पाता, जो जर्मन फोर्सेस के लिए एक बड़ा फेलियर होता है। All 9 hostages were dead. A German policeman and 5 of the militants died as well. दोस्तों, ये इवेंट पूरी दुनिया को हिला देता है। दुनिया भर में जूइश कम्युनिटी खुद को अनसेफ फील करने लगती है और इजराइल लोग गुस्से से भर जाते हैं। इन किलिंग्स के रिस्पांस में 8 सितंबर को इजरायली प्लेन्स सीरिया और लेबनान में 10 पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO बेसिस पे बॉम्बिंग करती है, जिसमें लगभग 200 मिलिटेंट्स और 11 सिविलियंस मारे जाते हैं। बट इजराइल को जरूरत थी एक बड़े एक्शन की, एक ऐसा एक्शन जो ना केवल जूइश कम्युनिटी को सेफ फील कराए, बल्कि दुनिया भर में ये मैसेज भेजे कि जूइश को मारने वाले का अंत निश्चित है। इसी के रिस्पांस में इजराइल ऑफिशियल्स, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर और मोसाद डायरेक्टर के द्वारा ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड लॉन्च किया जाता है। इस ऑपरेशन का एक ही मकसद था, हर उस इंसान जिसने इस टेररिस्ट की मदद की है उसे ढूंढना और मार गिराना। मोसाद का मकसद बदला लेने से कहीं ज्यादा पैलेस्टीनियन टेररिस्ट में एक डर पैदा करना था, जिस कारण हर किलिंग को एक नेचुरल डेथ का लुक दिया गया ताकि इन किलिंग्स का लिंक मोसाद से ना जोड़ा जा सके। इस मिशन की जरूरत और भी बढ़ जाती है जब जर्मन में अरेस्ट हुए 3 टेररिस्ट में से 2 को 1 महीने बाद ही छोड़ दिया जाता है। 29 अक्टूबर को लुफ्तांजा फ्लाइट 615 हाईजैक कर ली जाती है और इन अटैकर्स को छोड़ने की डिमांड रखी जाती है, जिसके रिस्पॉन्स में जर्मन गवर्नमेंट के द्वारा इन दोनों टेररिस्ट को फटाफट छोड़ दिया जाता है। इन टेररिस्ट का काफी भव्य तरीका से लिबिया में स्वागत किया जाता है और इन्हें एक वॉर हीरो की तरह देखा गया, पर इन्हें क्या पता था कि मोसाद की अंडरकवर टीम इनकी खून की प्यासी बन चुकी है। 25 से 35 लोगों की एक हिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिन्हें मोसाद की 5 टीम्स के द्वारा ट्रैक करना शुरू कर दिया जाता है। ऑथर साइमन रीव बताते हैं कि मोसाद की इन 5 टीम्स का नाम हिब्रू अल्फाबेट्स के लेटर एलफ, बेट, एट, आइन और कॉफ रखा गया था। पहली असैसिनेशन 16 अक्टूबर 1972 को की जाती है, जब वेल्स वेटर को रोम में मारा जाता है। मोसाद का दूसरा टारगेट था मोहम्मद अंसारी, जिसे 8 दिसंबर 1972 को एक बॉम्ब प्लांट करके मार दिया जाता है। अंसारी इस बॉम्ब में बुरी तरह जख्मी हो जाता है और कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। एक के बाद एक कई सारी पैलेस्टीनियन टेररिस्ट को निशाना बनाया गया। हर किलिंग से पहले टारगेट की फैमिली को फ्लावर्स और शोक भरा कार्ड भेजा जाता था, जिसमें लिखा जाता था कि A reminder, we don't forget or forgive। अगले 20 सालों में एटलीस्ट 25 सक्सेसफुल असैसिनेशंस या इसकी कोशिश की जाती है। हर वो इंसान जो किसी भी तरह से इजरायली किलिंग्स में इन्वॉल्व था मार गिराया जाता है। दोस्तों, मोसाद का हर एक प्लान सक्सेसफुल नहीं जाता और एक मिशन के दौरान मोसाद के 6 अंडरकवर एजेंट्स को नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है, बट मोस्टली ऑपरेशन सक्सेसफुल जाते हैं। इन असैसिनेशंस के बाद पैलेस्टीनियन लीडर्स और अरब कंट्रीज काफी डर जाते हैं। वो जान जाते हैं कि मोसाद चाहे तो उन्हें किसी भी
भी कंट्री में किसी भी वक्त मार सकता है। कई अरब गवर्नमेंट्स पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इजराइल के खिलाफ अटैक करने में मदद करने से रिफ्यूज करने लगती है। इन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को अपना पासपोर्ट यूज करने से भी मना कर देती है। आगे वक्त में कई सारी अरब कंट्रीज इजराइल से अपनी नजदीकियां बढ़ाने लगती है। इस ऑपरेशन को काफी इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, बट इजराइल इसकी परवाह किए बिना दुनिया को एक मैसेज भेजने में कामयाब होता है कि अगर किसी भी इजरायली सिटीजन की तरफ आंख उठा के देखा तो मोसाद उसे नहीं छोड़ेगा। आने वाले सालों में इजरायली सिटीजन्स पे अटैक कुछ कम जरूर होते हैं, बट आज तक ये इजराइल पैलेस्टीन का मुद्दा सॉल्व नहीं हो पाया है और इसी मुद्दे के चलते 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा अटैक किया गया था। आपकी राय में ये ऑपरेशन सही था या गलत, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे यूएसए हमेशा इजराइल की साइड क्यों लेता है, जानने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपसे वही मिलता हूँ। वंदे मातरम।